हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। और इस क्लास में हम लोग जो वेक्टर्स हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स वेक्टर पे बन सकती है उन सभी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। राइट, काफी मजा आएगा आप सभी लोगों को, क्योंकि जो भी आपने सीखा है उसका बेटा एक एनालिसिस आप लोग कर पाएंगे कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। और जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट है यहां पे पूरा, जो हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस के थ्रू। राइट, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा। आप सभी लोगों ने ऑलरेडी बोला था एक कमेंट्स में कि सर प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमको दीजिए, या फिर कई बच्चों ने बोला था कि एक प्रैक्टिस का डिस्कशन रख लीजिए या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का डिस्कशन रख लीजिए। तो उसी के बेस पे बेटा आपकी बातों को सुनते हुए हमने जो लेक्चर है डिजाइन किया है वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। वेक्टर्स को समझा क्या होता है, स्केलर से क्यों अलग है, प्रॉपर्टीज समझी, ओके। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता था, डॉट और क्रॉस, अपने अपने यूज होते थे। डॉट प्रोडक्ट से जो फाइनल रिजल्ट निकलता था वो एक स्केलर होता था, क्रॉस प्रोडक्ट से जो फाइनल रिजल्ट निकलता था वो एक वेक्टर होता था, मतलब उसमें एक डायरेक्शन होती थी। राइट, बहुत बढ़िया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ छोटा सा एप्लीकेशन है जो हम एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, उसको भी यहां पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमारे काफी काम भी आएगा ये। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन है जो इस क्लास में हम बड़ी शांति से बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। काफी मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो अगर आपने समझ लिया तो आधा काम तो वहीं पे हो गया। फिर आपको फंडे अप्लाई करने जो आपने सीखे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जो आपने सीखे, और वो भी अप्लाई होंगे। तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, जिनसे नहीं होंगे जरूर बताएं कमेंट्स में कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुए। फिर आपको तरकीब बताई जाएगी कि क्या तरीका है जिसको अप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। राइट, हाँ। और इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर हमारा आने वाला है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का होगा। आप सभी लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ चुके होंगे, तो जेई के लेवल पे जाके यूनिट्स को, मेजरमेंट्स को समझेंगे हम लोग। राइट, चलिए शुरू करते हैं बेटा कहानी को। और कहानी जो शुरू होती है वो थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट होकर शुरू होगी, तो कनेक्शन बना लेते हैं पीछे। भाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सभी लोगों को पता होगा, और उसमें हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे थे, दो वेक्टर का क्रॉस के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। और यहां जो रिजल्ट आ रहा था वो था ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। ठीक है, ये ए बी साइन थीटा क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या था, ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इससे एक रिजल्टेंट निकलता है, वो रिजल्टेंट होता है एक नया वेक्टर, है ना। यू कैन कॉल इट सी वेक्टर, डी वेक्टर, एस वेक्टर, के वेक्टर, पी वेक्टर, जो मर्जी वो उसको बोल सकते हो आप। राइट, तो उसका मैग्नीट्यूड ये है और उसकी डायरेक्शन को बताने वाला यूनिट वेक्टर है एन कैप। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे बहुत बढ़िया तरीके से, कभी ये मैक्सिमम होगा कभी ये जीरो होगा। ठीक, अब छोटी छोटी बातें जो हम लोग पढ़ लेते हैं कि यार हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, अगर मान लो मैं एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्रॉस कर दूं, या वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को वाई डायरेक्शन के वेक्टर से क्रॉस कर दूं, या z डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को z डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्रॉस कर दो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है भाई, दो वेक्टर हैं, इनके अपने अपने डायरेक्शन है और इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। ठीक, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1। ये वाला आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड हुआ 1। इसी फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं मैं। राइट, और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है 0, क्योंकि आई कैप है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो खुद के साथ एंगल तो 0 ही होता है। दो वेक्टर आई कैप दोनों एक ही लाइन में एक्स डायरेक्शन कर लाऊं, तो दोनों का जो एंगल है बीच का दैट इज 0, तो हमने लिखा साइन 0। ठीक है, ये बन गया बेटा अपने पास में 0। अरे साइन 0 0 होता है, तो आई का आई से जो क्रॉस होगा दैट विल बी 0, और 0 वेक्टर जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज अ 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस करने से एक वेक्टर निकलेगा, निकला, ये 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 0 है और इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्शन लिखी भी नहीं है। अच्छा, सेम काम जी क्रॉस जे के लिए होगा। मैग्नीट्यूड जे का 1, इस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0, तो अगेन आया 0।
सेम काम k क्रॉस k के लिए होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने आप के साथ में जब आप क्रॉस करते हो, क्या बेटा, अपने आप के साथ में जब क्रॉस करते हो किसी भी यूनिट वेक्टर का या किसी भी कोई भी वेक्टर हो, मान लो देयर इज अ फाइनाइट वेक्टर इन डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, ये ए वेक्टर है, इसका खुद से क्रॉस करोगे ना तो जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज ए वेक्टर की खुद के साथ में जो डायरेक्शन बनेगी, अरे इस वेक्टर की अपने आप के डायरेक्शन जो होगी उसके साथ एंगल जीरो रहेगा। अब एंगल जीरो है तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो होते के साथ ही आंसर जीरो आ जाएगा। तो हमको एक छोटी सी चीज पता चली, क्या पता चली कि खुद के साथ जो क्रॉस होगा वो जीरो होगा, उसका रिजल्ट जीरो होगा। सिंपल बात है एकदम। अब परपेंडिकुलर का क्रॉस करते हैं, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनना जरा ध्यान से। मैं आई का जे से क्रॉस करना चाहता हूं, आई क्रॉस जे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। भाई आई का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। आई है एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जे है वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो मैंने लिखा साइन 90। साइन 90 होता है अगेन 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया 1। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स है बेटा, इनका क्रॉस निकलेगा तो जो भी आएगा ना, ये 1 तो मैग्नीट्यूड आया है, इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन होगी आई क्रॉस जे की डायरेक्शन। क्रॉस की डायरेक्शन पता है ना, आई ये है, जे ये है। ठीक है, ऐसे देखो, दिस इज आई और मेरी ऊपर वाली उंगली जो है ये जे वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आई से जे की तरफ हाथ घुमाना है, आई की तरफ हाथ करो, इसको जे की तरफ घुमा दो, अंगूठा कहां है, बाहर की तरफ। बाहर की डायरेक्शन को हम बोलते हैं के कैप या जेड डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन आई इसकी वो आई के कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा आंसर आता 1 के कैप, जिसको मैं सिंपली के कैप भी बोल सकता हूं। तो आई क्रॉस जे क्या आया, के कैप आया। क्या आया बेटा, के कैप आया। अब हमें बार बार ना ये जे क्रॉस के करूंगा, के क्रॉस आई करूंगा, राइट, ये बार बार करके नहीं देखना है। अब एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसको अपन को याद रखना, उससे सारा काम हो जाएगा। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होंगे, चाहे वो आई क्रॉस जे हो, चाहे वो जे क्रॉस के हो, चाहे वो के क्रॉस आई हो, इनका क्रॉस जब भी करूंगा तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। साइन 90 होता 1, मैग्नीट्यूड तो इनका 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, तो इनका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 आएगा। जब भी मैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के किन्हीं भी दो का क्रॉस करूंगा ना तो मैग्नीट्यूड आएगा 1। बस डायरेक्शन जो होगी वो निकालना सीखना है। उसके लिए एक छोटा सा गोला बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं आई कैप, यहां लिख लेते हैं जे कैप और यहां लिख लेते हैं के कैप। ठीक है, और बेटा ऐसे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से आप एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लो। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, यानी कि अगर आप आई क्रॉस जे करोगे, मैग्नीट्यूड तो किन्हीं भी दो का क्रॉस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन आप आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। देख लो इसी डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे करोगे तो अगले वाला आएगा। मतलब ये तीर की डायरेक्शन में चलते जाओ। मतलब अगर आपने आई क्रॉस जे करा तो आपके पास आएगा आंसर के कैप। ठीक है, अच्छा सर जे क्रॉस के करेंगे तो इसके अगले वाला आई कैप, तो जे क्रॉस के किया तो इसके अगले वाला क्या है बेटा, आई कैप। मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सुन लेना ध्यान से, अभी कहानी बहुत है इसमें। भाई जे क्रॉस के करा, ये तीर का निशान एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। जे क्रॉस के किया तो इसके अगले वाला आ गया। ठीक, अच्छा के क्रॉस आई करेंगे तो इसके अगले वाला जे कैप आ जाएगा। तो के क्रॉस आई किया तो जे कैप आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? भाई के ये रहा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, के क्रॉस आई किया तो जे आ गया। ठीक है, अच्छा अब सर जरूरी थोड़े ना है कि इसी डायरेक्शन में हमको क्रॉस करने को बोले। मतलब ये तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हमको हमेशा यही बोले कि आई क्रॉस जे हो रहा है तो हम के लिख देंगे, चलो जे क्रॉस के हो रहा है तो आई लिख देंगे, के क्रॉस आई हो रहा है तो जे लिख देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जे क्रॉस आई करने को बोल दे, अभी तो हमने आई क्रॉस जे लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जे क्रॉस आई बोल दे, तो जे क्रॉस आई जब भी बोलेगा, जे क्रॉस आई जब भी बोलेगा उल्टा, ठीक है, तो हमें ऐसे आना पड़ेगा क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज आएंगे ना तो आंसर तो अगले वाला ही होगा, बस साइन बदल देना। साइन का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आई क्रॉस जे किया, ध्यान से सुनना, आई क्रॉस जे किया तो मेरा जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज है
मतलब ये डायरेक्शन अप्रोप्रिएट है और इसी डायरेक्शन में मेरे को आंसर लिखने, ठीक है। आई से जे जाऊंगा तो के आएगा आंसर, के से आई जाऊंगा तो जे आएगा, जे से के जाऊंगा तो आई आएगा, ठीक है। लेकिन उल्टा अगर मैं चलता हूं, जैसे जे से आई आया तो आंसर आएगा माइनस के कैप। मतलब आंसर तो देखो जे से आई जाऊंगा तो के कैप ही आना है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई तो आंसर आ जाएगा अपना नेगेटिव, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, जे ऊपर है, आई इधर है, ठीक है। जे ऊपर है, ठीक है, ये जे है और ये आई है, तो जे से आई की तरफ अगर आप हाथ घुमाओगे तो अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, विच इज नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि माइनस के कैप। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप आई से के जाओगे तो आप उल्टे जा रहे हो तीर के डायरेक्शन के, देख लो, अगर ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर आप आई से के जाओगे तो माइनस जे कैप आएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे हो। तो मैं चलो जे से के जाते हैं, जे से के गए थे तो आई कैप आंसर आया था, के से जे जाएंगे, क्या बेटा, के से जे जाएंगे तो आंसर माइनस आई कैप आएगा। तो के से जे जाएंगे तो आंसर माइनस आई कैप आएगा, और अगर आई से के जाओगे तो आंसर माइनस जे कैप आएगा। आई से के जाओगे तो आंसर माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें थी जो हमें समझ में आनी चाहिए थी, राइट। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड एंड फेयर इनफ। ये डायग्राम याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के लिखना है। अगर किन्हीं भी दो का क्रॉस पूछा जाए तो आंसर जो होगा वो तीसरा वाला यूनिट वेक्टर होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज में आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा। जैसे कि आई क्रॉस जे पूछा जाए तो आंसर के कैप आएगा, और सेम डायरेक्शन में, जिस सेंस में हमने सर्कल बना उसी सेंस में हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। जे क्रॉस के बोला तो आई आ गया, सेम सेंस में चल रहे हैं। के क्रॉस आई बोला तो जे आ गया, सेम सेंस में। लेकिन इस सर्कल के उल्टा अगर मैं चलूं तो सारी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी, नथिंग एल्स। इसके अलावा भाई कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ और एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। पहली एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। समझना जरा, पैरेललोग्राम क्या होता है तो पता ही होगा, है ना। बहुत बढ़िया। पता है, नहीं पता है? अरे कहां पता है। देखो, अगर हमको कोई भी दो वेक्टर पता है, ठीक, सुनो ध्यान से जरा। अगर हमको कोई भी दो वेक्टर पता है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर जो है ना पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के फॉर्म में है और हमको पता है, ठीक है। हमने बेटा इनके पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिए। दिस विल बी ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जितनी लेंथ इसकी इतनी लेंथ इसकी है। एक सेकंड, इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं हम लोग। इट शुड लुक लाइक एक्चुअली पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एंड दिस शुड बी वेक्टर बी। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, डायरेक्शन पैरेलल है, मैग्नीट्यूड बराबर है। ये अगर वेक्टर ए तो ये भी वेक्टर ए होगा, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन पैरेलल है, ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जो थीटा है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। मतलब मान लीजिए आपको कोई पैरेललोग्राम दिया, उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है जिनको वेक्टर फॉर्म में आपको दे दिया गया। अरे एक वेक्टर होगा, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, ये एक वेक्टर होगा, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया जो आएगा ना, सुनना जरा ध्यान से, जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो कितना होता है बेटा, हाइट इंटू बेस। यही होगा क्या? अरे यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। या फिर ऐसे बोल दो कि दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, ठीक है, समझ रहे हो, दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक पैरेलल साइड, ठीक। एरिया है, सबको पता होगा। तो एरिया हो जाएगा बेटा इसका, हाइट जो है इसकी हम निकाल लेते हैं यहां से, लेट्स से दिस इज हाइट, ठीक है, इसको हम h बोल देते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, दैट इज द हाइट। अरे ये पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की दूरी हो गई h, ठीक है। तो जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो एरिया होगा भाई a इंटू h, ठीक है, यही होगा। a क्या है भाई, ये वाली जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड है। ये a जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे भाई ये वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, दिए हुए ना वेक्टर फॉर्म में। हाँ, सिंप्लीफाई कर देते एकदम चीजों को। ये वेक्टर फॉर्म में होंगे, इनका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे ये होगा 5
इसका 5 मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन है मान लो x डायरेक्शन में, तो 5i कैप होगा ये। अब मुझे यहां a की जगह क्या लिखना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ, विच इज 5, तो मुझे यहां सिर्फ 5 लिखना है, इनटू ये हाइट लिखनी है। हाइट कैसे निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से। हाइट निकालने के लिए आई एम यूजिंग साइन थीटा। इस वाले ट्राइंगल में ये ठीक है, और ये इस वाले ट्राइंगल में हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक। तो साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हो जाएगा h अपॉन बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला वेक्टर इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ लिखी है मैंने, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा b साइन थीटा, क्योंकि मेरे को h नहीं पता, मेरे को a और b पता है और थीटा पता है, तो मैं h को रिप्लेस कर रहा हूं b और साइन थीटा की फॉर्म में, बिकॉज आई नो what is a, what is magnitude of a, I know what is b, what is magnitude of b, and I know angle between them, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भैया a इंटू बी साइन थीटा, ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। अच्छा सर यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज आया, ध्यान से देख। अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो आप a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ए बी साइन थीटा, तो ये वही तो बन रहा है। मतलब अगर आपको एरिया निकालना है किसी भी पैरेललोग्राम का, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए और बी का और उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है। दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर आपको पैरेललोग्राम में दो साइड हैं, एडजेसेंट साइड, वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, उनके बीच का एंगल थीटा आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखें ए का। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको कुछ ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हमको दे रखा है मान लो आई कैप प्लस जे कैप, है ना, और बी वेक्टर दे रखा हमको 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, ऐसे दे रखे, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अच्छा दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, दोनों के बीच के एंगल को निकालने के लिए कॉस थीटा यूज करते हैं, पता है ना, डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। भूलना नहीं है, कनेक्टेड है पूरी कहानी। और दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट जेई। जेई में ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ दिया तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी चैप्टर का कोई कनेक्शन नहीं होगा, सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती चलेंगी अब, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझना है ना। इस एग्जाम को आप प्रेस्टिजियस होने का कोई मीनिंग है, और मीनिंग यही है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो कनेक्शन को बिल्ड करना है हम लोगों को, है ना, और उसको समझना भी है कि ढंग से भाई साहब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं पीछे से जो कनेक्शन है वो समझ में हमें आ रहा है अच्छे से, राइट। एनीवेज, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यार ए और बी मुझे पता है, मैं डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकाल लूं। अरे ए क्रॉस बी निकालना आता ना मैट्रिक्स बना के, ए क्रॉस बी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा वही एरिया है। या तो मेरे को इतना झमेला करना पड़े कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर डॉट प्रोडक्ट से दोनों के बीच का एंगल का थीटा निकालो, वहां पे कॉस थीटा निकलेगा, उसको कन्वर्ट करो साइन थीटा में, फिर ए बी साइन थीटा लिखो, वो एरिया आएगा। दूसरा तरीका सिंपली क्या हो सकता है कि आपको दो वेक्टर दिए गए वेक्टर फॉर्म में, अरे क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया तो है, निकालो ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा वही एरिया है। आई बात समझ में। अब ऐसे सवाल करेंगे हम लोग बहुत सारे, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। अच्छा अब एक और छोटी सी एप्लीकेशन आती है बेटा इसी क्रॉस प्रोडक्ट में, फिर हम सवालों पे आ जाएंगे, राइट। और वो एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई एम होपिंग आपको ये पैरेललोग्राम का एरिया समझ में आया है ना, बाउंसर तो नहीं लगा होगा। हाँ, ध्यान से सीखोगे और सीखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल प्यार से समझ में आएगा बेटा ना। मतलब देखो एक्चुअली मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है, तो इतना टफ है नहीं। मतलब एक्चुअली जे इज टफ एंड जे इज नॉट सो टफ। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं तो मैंने जितना भी बच्चों को पढ़ाया है ना, और जितने भी बच्चों ने सेलेक्ट
किया है अपने आप को, जितने भी बच्चों ने IIT या NITs में जो बच्चे गए हैं, IIITs में गए, वो सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए थे अपने खुद के अंदर, और वो डिफरेंस ये था कि ड्यूरिंग द लेक्चर उन्होंने कंसंट्रेशन पूरी रखी ताकि चीजें जब उनको समझ में आ गई तो एप्लीकेशन वो खुद से सीख गए। और यही होता है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग थिंग्स ना, यू कैन अप्लाई देम बाय योर ओन। आप खुद से अप्लाई कर सकते हो उन चीजों को, उसके लिए सीखना जरूरी है और उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। समझ गए ना? तो कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए आपकी। अच्छा, एनीवेज ट्रायंगल का एरिया निकालना सेम टाइप ऑफ थिंग है यार। एक ट्रायंगल आप लोगों को दे रखा है, लेट से इस तरह का, ठीक है, ठीक दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से। ओके, अब इस ट्रायंगल में भी आपको जो दो साइड हैं वो वेक्टर फॉर्म में दे रखे। लेट से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं या डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। एरिया जो बड़ा कैच, एरिया जो होता है ट्रायंगल का, है ना, इतना कंसंट्रेशन आपका भी होना चाहिए। एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है, लिख देता हूं हाइट इंटू बेस। ठीक, अब यार इस ट्रायंगल में हाइट कितनी होगी जरा नाप के देख लेते हैं। दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अगर इसको मैं बेस मान रहा हूं तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाँ ये बात तो फैक्ट है भाई। हाँ सर बिल्कुल, इसको मैं h बोल देता हूं, ठीक है, कंसीडरिंग दिस एज बेस। ठीक, अच्छा वापस आते हैं। अच्छा 1/2 एज इट इज लिखना है सर। हाइट, क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं? मुझे हाइट पता नहीं है, मुझे ए वेक्टर पता है, मुझे बी वेक्टर पता है और मुझे दोनों के बीच का एंगल पता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन साइन थीटा लिखो। अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो हाइट आ जाती है अपने पास में, मतलब साइन थीटा को लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि h अपॉन बी। बी क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इस साइड की लेंथ है। भाई मैग्नीट्यूड क्या करता है? वेक्टर की लेंथ को तो रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास h की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। ओए होए होए होए, बिल्कुल भाई साहब, क्या आ गया h की वैल्यू मेरे पास? बी साइन थीटा। तो मैंने रखी यहां पे h की वैल्यू बी साइन थीटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेस से। बेस यानी कि ये वाली साइड का लेंथ क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, तो ए लिख दिया, ठीक है। तो ये बना 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का मतलब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, चाहे बी ए साइन थीटा लिख दो भाई। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखा दिया था, राइट। तो ये आ गया 1/2 इंटू ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करो, एक ही बात है, क्योंकि हमको लिखना मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेम होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट होती है, ठीक। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करना है? अगर ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी हो, क्या बेटा, अगर ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड आपको दे रखी हो तो आपको क्या करना होगा? बस उनका क्रॉस निकालना है। वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी, उनका क्रॉस निकालना है पहली चीज, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस के बाद एक वेक्टर आएगा, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप के फॉर्म में, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। अंडर रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, निकलते के साथ ही उसमें 2 का भाग दे देना है या मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से बातें की है। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने अच्छे से सीख लिए हैं। एक्चुअल में डॉट के भी सीख लिए थे। डॉट का एप्लीकेशन कहां कहां काम आता है? दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने में, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में। क्रॉस का एप्लीकेशन कहां कहां काम आता है? दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करने में। सुनना भी ध्यान से, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। सुनना जरा ध्यान से, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, अरे ये यहीं तो सिखाया है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो भैया उनके बीच का एंगल 0 होगा, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दो वेक्टर अगर पैरेलल है ना एक दूसरे के तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पैरेलल फाइंड करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, दो एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो भैया दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही पैरेललोग्राम का एरिया है। उसके अलावा अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है 1/2 टाइम्स जो दो साइड दे रखे हैं एडजेसेंट,
उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, बस यही एरिया है। अब सवालों के थ्रू हमको इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और मजबूत करना है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फॉर द टू वेक्टर्स ए कैप इज 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 3k कैप, राइट। इसमें बोला गया फॉर द टू वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब जो सीखा है, दोस्त समझा है, उसी को यूज करेंगे भाई, कुछ और तो बाहर से आएगा नहीं। आप ही लोगों ने कहा था सर प्रैक्टिस करवाओ प्रॉब्लम्स की, क्वेश्चंस दो हमको, तो दे दिया क्वेश्चन, करो सॉल्व बैठ के आराम से। तो टफ तो नहीं है यार, कहां टफ है? टफ लग रहा है? नहीं है टफ। देखो ध्यान से, हमें पता है, हमारे दिमाग में ये बात छप चुकी है। अब छपना मतलब समझते हो ना, एक तो न्यूज़पेपर छपते हैं, पता होगा सबको कैसे छपते हैं, कोरे कागज होते हैं, बस वो प्रिंट के नीचे से निकलते जाते हैं और उस पर छप जाती है, और छप जाती है ना, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी तब तक ये इंक के फॉर्म में थी। अब आप थे कोरे कागज, आप इस इंक के नीचे से निकल चुके और आपके दिमाग में भी इंफॉर्मेशन छप जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। याद रखना अब इस चीज को। अब छापेंगे अपन सारे इंफॉर्मेशन, है ना, पूरे सिलेबस में छपता चलेगा प्रोग्राम। एनीवेज, ए और बी वेक्टर हमको दे रखे। अगर दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करने तो उनका डॉट 0 होगा। वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट। वी नो दैट इफ two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0, means a vector dot b vector should be 0। अब डॉट निकालने का अपना तरीका है, क्रॉस निकालने का अपना तरीका है ना। तो डॉट करेंगे भाई ए और बी का, a डॉट b 0 कर दो भाई। ए को लिखो 2i कैप माइनस जे कैप, डॉट लो इसका। बी को लिखो i कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 3k कैप। बहुत बढ़िया भाई, 0 कर दो इसको। अब डॉट निकालने का तरीका तो बड़ा आसान है। कैसे? i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से, बस हो गया काम। जो भी आता है एक नंबर ही आता है ना, स्केलर प्रोडक्ट है भाई ये। i का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब एक तो है ही, तो 2 into 1 किया तो 2 आ गया, प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट कितना अल्फा, यहाँ कितना -1। अरे भाई माइनस और साथ में कुछ नहीं है तो -1 है यहाँ j का कोफिशिएंट, तो अल्फा इंटू -1 कितना हो गया? माइनस अल्फा। अरे अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा आएगा ना, ठीक है। प्लस k का कोफिशिएंट है 3, यहाँ k है ही नहीं। जब यहाँ k ही नहीं है मतलब k का कोफिशिएंट 0 है, k नहीं है इसका मतलब, अरे कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है, k है ही नहीं मतलब 0, तो भैया 0 आ गया, बराबर 0 करना है, ठीक है। अल्फा -2 या 2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 यार, आंसर। दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। फॉर परपेंडिकुलर, if you want to prove two vectors as perpendicular, we take their dot as 0, value of alpha आ गई। चलो next question, find a vector having same magnitude as vector A and parallel to vector B। हो सर ये सवाल तो हमें समझ ही नहीं आया, अरे ये तो नजर ही नहीं आया सर, क्या बोल दिया आपने और क्या क्या सवाल है, मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। ऐसा लग रहा होगा, ऐसा है नहीं, डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है नहीं। देखते हैं एक बारी भाई, एक वेक्टर फाइंड करना है हमें, ठीक है। उस वेक्टर के बारे में क्या बोला गया? उसका मैग्नीट्यूड है इतना और इस वेक्टर के पैरेलल है। बहुत बढ़िया सवाल। तो लेट, जो वेक्टर हमको फाइंड करना है वो वेक्टर सी वेक्टर है, सी मान लेते हैं। लेट वेक्टर that we need to find is C vector। मान ले C vector, मान ले, तुम बोलो कुछ और मान ले अगर तुम्हें C से नफरत है तो, है ना। चलो कोई नहीं,
एक्स से तो सभी को प्यार होता ही है, कभी ना कभी तो रहा होगा, तो इसको एक्स वेक्टर मान लेते हैं। लो भाई तुम भी खुश रहो। एक वेक्टर लिया हमने, ठीक है, और उसको माना हमने एक्स वेक्टर। अब एक्स वेक्टर में दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, बोल रहा है ए वेक्टर के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो ए वेक्टर के बराबर है। तो एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई गेस इट शुड बी 8 होना चाहिए था यहां पे। दिस इज नॉट 18, दिस इज 8, ठीक है, दिस इज 8 एक्चुअली, ठीक है। तो 8 का जो स्क्वायर है वो कर देते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा अपने पास में, ध्यान से सुनना भाई, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 36 प्लस 64, 100 हो गया, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो जो एक्स वेक्टर हमने माना है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन थी, उसका जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब हमें बोला गया है कि जो वेक्टर एक्स वेक्टर है हमें फाइंड करना है ना, एक्स वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है, डायरेक्शन भी तो फाइंड करनी पड़ेगी यार। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो हमें बोला गया कि उसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की। अरे पैरेलल का मतलब क्या है, अगर बी वेक्टर ये है, मैं कहूं कि इसके वेक्टर, इसके पैरेलल एक और वेक्टर है ये, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन को कौन बताता है, सोचो कौन बताता है। अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स डायरेक्शन है, तो इसको और किसी तरीके से बता सकते हो, आई कैप से। अगर वाई डायरेक्शन है तो इसको और किसी तरीके से बता सकते हो, जे कैप से। और जेड डायरेक्शन है तो इसको और किसी तरीके से बता सकते हो, के कैप से। तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शंस ऑफ एनी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं तो वो यूनिट वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होगा। और अगर एक्स वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका यूनिट वेक्टर एक्स वेक्टर की भी डायरेक्शन को बता रहा होगा। अरे अगर मैं कहूं आपसे एक वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, तो बताओ दोनों की डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे भाई। मैं कहूंगा एक्स डायरेक्शन का वेक्टर तो होता आई कैप, मतलब इसकी भी डायरेक्शन आई कैप में। यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन को बताएगा मेरे भाई। चमक रिया है, चमक रिया है थोड़ा थोड़ा। देखो ध्यान से, बी वेक्टर के पैरेलल है अपना वेक्टर, अगर बी का यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो वही तो एक्स का यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स की डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो पता ही है। बस यही तो काम है, यही तो करना है। तो बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, यानी कि बी कैप। क्या निकालना है, बी कैप। बी कैप कैसे निकलेगा, बी वेक्टर को डिवाइड करेंगे बी वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकलता है भाई। तो बी कैप निकालने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरी फील्डिंग सेट की। पहले बी वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस 5j कैप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड धर दिया इसी के नीचे। मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, है ना। तो बी कैप आ गया अपने पास में, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 29 आ जाएगा भाई। 25 प्लस 4 यार, इतना तो सबको पता होना चाहिए। तो हमारे पास बी कैप आया 2i कैप अपॉन रूट 29, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 5i कैप अपॉन अंडर रूट 29, मतलब 5j कैप आएगा, जे कैप। दिस इज जे कैप, राइट। क्लियर है, 5j कैप अपॉन 29, राइट। तो बी कैप आ गया। अब भाई हमारे पास एक्स वेक्टर जो है वो निकालना है हमें। तो ये होगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 इंटू, और वही डायरेक्शन क्या है एक्स वेक्टर की भाई, बी कैप की डायरेक्शन में एक्स कैप, दोनों पैरेलल हैं, तो जो भी यूनिट वेक्टर इसका है वही यूनिट वेक्टर इसका होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में है बी कैप, मतलब बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसके पैरेलल जो भी वेक्टर होंगे वो भी सेम ही डायरेक्शन में, तो उनका यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। बस काम हो गया। तो आ गया 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 5 अपॉन रूट 29 जे कैप। तो ये आएगा अपना एक्स वेक्टर।
ठीक है, चलो सबने x की वैल्यू निकाल ही ली, आखिरकार निकाल ली ना। अगर आपको मतलब सवाल कैसा भी बन सकता है यार, आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वही अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में। पैरेलल का मतलब क्या है, जो भी वेक्टर हम मान रहे हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को बताते हैं यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब अपने दिमाग में यूनिट वेक्टर आना चाहिए। इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे सबका यूनिट वेक्टर वही होगा जो इसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर आर यूज टू प्रेडिक्ट डायरेक्शंस। ठीक, एग्जांपल से भी समझ में आ गया। तो भैया इसका यूनिट वेक्टर निकाला, वो अपने वाले वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो गया, काम खत्म। इसमें क्या ही घबराने वाली बात, क्या ही परेशानी वाली बात। नोट करो भाई, नोट करो, छापो 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 फटाफट, ठीक है। अच्छा, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए होए होए होए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर बराबर 6, बी वेक्टर बराबर 3, देयर स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट भी दे रखा 9, उनके बीच का एंगल फाइंड करना। भाई इससे ज्यादा आसान सवाल तो क्या ही हो सकता है, इससे ज्यादा आसान सवाल तो क्या ही हो सकता है। कैसे, देखो जरा, हमको ये वेक्टर दिया गया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 6, हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है, कितना दिया गया है 3, और दोनों के बीच का एंगल भी दिया गया है यार, सॉरी दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, ए डॉट बी कितना दिया गया 9। यार ए डॉट बी होता क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, ठीक है, यही होता है, दिया हुआ है हमको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दोनों के बीच का एंगल का कॉस, कॉस थीटा बराबर 9 लिख दिया, 18 हो गया, इसको नीचे भेज दो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9/18, दिस विल बिकम 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 60 डिग्री, कॉस 60 पे क्या होता है 1/2 होता है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। सिंपल एज दैट। चमक रहा है यार, देखो ये सब आसान है। अगर हमने वेक्टर्स के पिछले 3 लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में सारे सवाल छप चुके होंगे। और आप लोगों ने क्योंकि बोला था कि यार सर हमको चाहिए प्रैक्टिस, है ना, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, और मैं गारंटी भी दे रहा हूं इस लेक्चर के बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी, राइट। उसके बाद हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पे चलेंगे, देन मोशन, और फिर अपनी फिजिक्स जो है चालू हो जाएगी। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल प्री रिक्विजिट है फिजिक्स का। उससे फिजिक्स से पहले जो चीजें पढ़नी होती है ना यार, ये वो सब है ये, ठीक है। हाँ चलो, मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए भी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक मैथ्स क्या होती है ना, ये सारी यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें पता कर लेंगे, फिर अपन एक्चुअल में फिजिक्स में एंटर करेंगे, फील तो वहीं से आना स्टार्ट होगी, ठीक। एनीवेज, हमको बोला गया है कि 3 वेक्टर्स हैं x, y और z, और उनके मैग्नीट्यूड है 4, 3 एंड 5। x प्लस y इज इक्वल्स टू z है, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन y एंड z। क्या बोला गया, एंगल बिटवीन y एंड z फाइंड करना। सुनना जरा ध्यान से, सवाल को समझना भाई। x वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो है 4, y वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, और z वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कितना 5, ठीक है। अच्छा, हमें बोला गया x प्लस वाई बराबर z है, मतलब x और y का जो रिजल्टेंट है ना दैट इज z वेक्टर, दैट इज z वेक्टर, ठीक है। ऐसा ही बोला गया, ऐसा ही बोला गया ना। अच्छा, हमको y और z के बीच का एंगल फाइंड करना है। किस किस का एंगल फाइंड करना है, y और z के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई सभी लोगों को बात यहां तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं यहां से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, करूं कोशिश, मेरे को पता चल जाएगा कि x और y जो हैं उनके बीच का एंगल क्या है, क्योंकि अगर x और y का रिजल्टेंट z है तो मुझे x और y के बीच का एंगल पता चलेगा। x और y के बीच का एंगल पता चल गया तो y और z के बीच का भी एंगल निकाल सकता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है कि y को इधर ले जाऊं, z और माइनस y का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा x, तो मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं,
देयर आर टू मेथड, आई कैन सॉल्व यूजिंग बोथ। सिंपल सी बात है। अरे सिंपल है या नहीं है? ठीक है। तीसरा तरीका सुनो, अगर मैं डॉट ले लूं, क्या ले लूं? डॉट ले लूं। क्या ले लूं? डॉट ले लूं। किसके साथ? मेरे को वाई और जेड का एंगल चाहिए ना, तो जेड के साथ ही डॉट ले लेता हूं मैं। जेड के साथ डॉट ले लेता, इधर भी जेड के साथ डॉट, इधर भी जेड के साथ डॉट, इधर भी जेड के साथ डॉट। तो वाई डॉट जेड में मुझे वाई और जेड के बीच का एंगल मिल सकता है। हालांकि एक्स और जेड के बीच का एंगल मेरे को पता होना चाहिए, ऐसा। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, पहले सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर जेड है, इसका मतलब जो एक्स और वाई है उसका रिजल्टेंट जेड आ रहा है, ये है मुद्दे की बात। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर का, सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस। तो यहां पे थीटा लिखा है जो मैंने, ये एक्स और वाई के बीच का एंगल है, क्योंकि एक्स और वाई का रिजल्टेंट जेड है। मेरे को निकालना वाई और जेड के बीच का एंगल है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक्स और वाई के बीच का एंगल लिया है। कुछ तो निकले, कहीं से तो शुरू हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि ये है, तो मैंने भाई एक्स और वाई के बीच का एंगल माना थीटा, लिख दिया। सवाल बराबर आ गया अपने पास में जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? 5। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? भाई इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है जेड, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जेड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट में 16 प्लस 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा, ठीक है, और बराबर में आ गया 5। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे 25 प्लस 24 कॉस थीटा आया और बराबर में आ गया 5। ठीक है, सॉरी 25 स्क्वायर किया है ना दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर किया, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो 24 कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। 24 कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। यही लिख देता हूं, कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। अब कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा बराबर 90 पे। यानी कि भैया हमको एक्स और वाई के बीच का एंगल पता चल गया 90 डिग्री है। चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्स ये हो, वाई ये हो, चाहे एक्स ये हो, वाई ये हो, मेरे को ये पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मेरे को ये पता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है भाई। एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री है। पता चल गया मुझे? चलेगा नहीं चलेगा भाई? सिंपल सी बात है। क्लियर है यहां तक की बात सभी को? अच्छा, एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आगे समझ में? अब क्या करना है? इस इक्वेशन का यूज करना है यार। इस इक्वेशन का कैसे यूज करना है? अभी छोटी छोटी चीजें, मैथ्स है, मैनिपुलेशंस है, यू विल गेट देम व्हेन यू नो प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्स के साथ डॉट ले ले, इसका एक्स के साथ डॉट ले ले, एक्स के साथ डॉट ले लेंगे तो मुझे, अच्छा एंगल वाई और जेड का निकालना है ना, वाई के साथ डॉट ले लेते हैं। किसके साथ डॉट ले लेते हैं? वाई के साथ। जेड और वाई का एंगल निकालना है तो वाई के साथ डॉट ले लेते हैं। तो मैंने इधर भी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन है ना एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर जेड। मैंने क्या किया? इधर भी वाई के साथ डॉट ले लिया, ठीक है, और इधर भी वाई के साथ डॉट ले लिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो इधर y के साथ डॉट लेंगे तो हो जाएगा y डॉट एक्स प्लस y डॉट वाई, ठीक है, बराबर z डॉट वाई। ठीक है, अब देखो x और y के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, अभी अभी निकाला हमने, तो इन दोनों का तो डॉट 0 हो जाएगा। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, विच मींस दे आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट 0 हो जाता है। लिख भी सकते हो y x cos 90, ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा y का मैग्नीट्यूड इंटू y का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा, तो cos 0 बराबर z डॉट y में आ जाएगा z y cos अल्फा। मैं मान रहा हूं z और y के बीच का एंगल है अल्फा, अल्फा ही निकालना है अपन को। देखो ये 0 हो गया, y का मैग्नीट्यूड कितना है यार? 3 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 1, cos 0 1 होता है, बराबर आ जाएगा z का मैग्नीट्यूड, y का मैग्नीट्यूड और cos अल्फा। तो 3 से 3 गया, cos अल्फा की वैल्यू आ गई
3/5। कितनी आ गई भाई? 3/5 आ गई। ठीक है, अब आपको एक ट्राइंगल याद दिलाया होगा, मैजिक ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा था कुछ, ये 3 होती थी, ये 4 होती थी, ये 5 होती थी, ये 37 होता था, ये 53 होता था एंगल। ठीक है, अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस निकालने की कोशिश करूं 53, तो कॉस 53 आएगा 3/5। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री। तो एक मतलब प्रैक्टिकली वैसा सवाल था जो थोड़ा टफ था, जहां ये सारी चीजें आपको खुद से सोचनी थी। ऑल्दो ये सब तब तक नहीं आप सीख पाओगे जब तक आप समझोगे नहीं या फिर पढ़ोगे नहीं। तो मैंने आपको बस ये पढ़ाया है बेसिकली, है ना, ध्यान रखना बस इस चीज का। मतलब मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने बस आप लोगों को पढ़ाया है ना। तो इस तरह से भी सवाल होते हैं, जस्ट हैव टू थिंक दैट वे। आपको सिर्फ इस वे में सोचना है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है बात सभी लोगों को? ठीक है एकदम। चलो, तो आगे की जो कहानी है बेटा उस पर थोड़ा फोकस मारते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई नो दिस क्वेश्चन वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। थॉट प्रोसेस सेम थी। इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो वेक्टर सम है वो z के बराबर है, तो मैंने x और y के बीच का एंगल माना थीटा। थीटा पता चल गया, x और y के बीच का एंगल। अब मैंने डॉट ले लिया बस y के साथ, क्योंकि मुझे y और z का एंगल फाइंड करना था। अब x का y के साथ डॉट 0 आएगा, क्योंकि x और y परपेंडिकुलर प्रूव हो गए यहां से x और y के बीच के एंगल से। और y का खुद से डॉट जो होगा बेटा, खुद के साथ डॉट होता है वो खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है ये बात, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। और y और z का जो डॉट है वो z y cos अल्फा हो जाएगा। cos अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई यहां से। सिंपल था। अरे सर कहां सिंपल था, काफी तो डिफिकल्ट था। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप लोगों को दिया गया है कि शो दैट, इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, कि दीज टू वेक्टर, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, और ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू अपन को दी हुई है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, और बी वेक्टर जो है वो अपन को दिया गया है बेटा i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन 0, पैरेलल है मतलब उनके बीच का एंगल है 0, तो ए बी साइन 0 वुड बी 0, मतलब इनका क्रॉस 0 आएगा। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, इनका क्रॉस 0 आएगा। एक तो तरीका है क्रॉस के थ्रू प्रूफ करने का, दो वेक्टर्स को पैरेलल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। माने कि नहीं माने? दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका एक बहुत आसान तरीका है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, तो एक वेक्टर है ना दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम होगा। मतलब इफ आई एम सेइंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, तो ए वेक्टर वुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अगर दोनों पैरेलल है तो लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। मतलब क्या है, समझना ध्यान से। अगर मैं ए वेक्टर जो है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये तो बी वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 टाइम बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्रूव हो रहा है लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में। मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई ना, मतलब आपको कुछ नहीं देखना, देखते ही प्रूव कर सकते हो पैरेलल है दो वेक्टर। क्रॉस करने की जरूरत नहीं है हर बार, हर चीज को प्रॉपर मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ट्रिक सीखनी है इंसान को, ताकि चीजों को फास्ट कर पाए हम। करना ही जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है और तेजी से करना जरूरी है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने देखा यार दो वेक्टर पैरेलल है क्या, प्रूव करने क्या, तो क्रॉस 0 करो। अब क्रॉस तो एक लंबा मेथड है, डब्बा बनाओ, आई का डब्बा भरो, जे का डब्बा भरो, के का डब्बा भरो, कैलकुलेशन 6-7 मिनट लग जाएंगे। अभी के टाइम में बात कर रहा हूं, बाद में तो तुम 1 मिनट में भी कर लोगे ये सब। लेकिन यार एक और तरीका हमें पता चला है कि अगर दो वेक्टर अपन को पता है, जिनमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम से, लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम से, ठीक है, दोनों में कोई भी हो सकता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम होना चाहिए, खत्म कहानी। देख ले, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का लैम्डा टाइम से, मतलब एक स्केलर बी वेक्टर में से बाहर निकाल लो
क्या कर लो, मतलब बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते ए वेक्टर बन जाए। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी का मतलब क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी का मतलब यह है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जो है ना, दूसरे वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और दोनों बराबर हो होंगे, विच मींस दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा, इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई दो वेक्टर ऐसे दिखे और आपको बोले प्रूव करने, पहले देख लेना कि कुछ कॉमन लेने से ये वेक्टर बराबर हो रहे हैं क्या, मतलब ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी की फॉर्म में आ रहे हैं क्या। मेरे को दिखा यार 3 3 9 1 1 3, मतलब यहां से 3 कॉमन लूंगा तो ये आई कैप जे कैप बी वेक्टर बन जाएगा, तो ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म आ गई ना, तो ए और बी आर पैरेलल वेक्टर। अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म आ गई, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनका क्रॉस हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। ए वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है भाई ए वेक्टर, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, राइट। बी वेक्टर गिवन है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी निकालना है, सबको पता तरीका क्या होता है भाई ए क्रॉस बी का तरीका, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, और ये भी मैंने बताया आप लोगों को कि ए क्रॉस बी करना है ना, तो पहले ए के कॉफिशिएंट लिखने हैं फिर बी के कॉफिशिएंट लिखने हैं ना, बी क्रॉस ए के करना हो तो पहले बी के कॉफिशिएंट फिर ए के कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ए के कॉफिशिएंट फिर बी के कॉफिशिएंट, तो ए के कॉफिशिएंट कितने 4 3 1, बी के कितने 3 2 4, ठीक है। अब भाई साहब आई कैप लिखेंगे, आई कैप का डब्बा भरेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे, जे कैप का डब्बा भरेंगे, प्लस के कैप लिखेंगे और के कैप का डब्बा भरेंगे, बस ये जो भी वेक्टर बनेगा वो ए क्रॉस बी है। आई कैप लिखेंगे तो आई कैप के डब्बे में क्या आएगा, आई कैप की रो और कॉलम को खा जाओ और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 2 आ गया, 12 माइनस 2 आ गया। कितना आसान है, बस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ऐसे पहले इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए फिर इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जे कैप का डब्बा भरना यार, तो जे कैप की रो और कॉलम को खा जाओ, अब इसका इसके मल्टीप्लिकेशन करो 16, उसमें से 3 घटा दो, 16 माइनस 3, अगेन के कैप का डब्बा भरना है, तो के कैप की रो और कॉलम को खा जाओ, ये गया कॉलम ये गई रो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, तो ये आ गया भाई 12 में से 2 गए तो 10 आई कैप माइनस 13 जे कैप और माइनस के कैप, दिस इज आवर आंसर। खत्म कहानी, खत्म है भाई कहानी, एकदम खत्म, ठीक। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को यहां तक की बात, ठीक है, क्लियर है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओहो, यूनिट वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब यहीं पे तो एप्लीकेशंस यूज करनी है हमें, कैसे, देखो हमने आपको बताया हुआ है ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, क्लियर है। ये एन कैप जो होता है, ध्यान से सुन लेना, ये होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकता हूं मैं इसको, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकता हूं, ठीक है। ये एन कैप क्या होता है, ये एन कैप होता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये हमें पता है कि ए क्रॉस बी से जो भी नया वेक्टर निकलता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ए क्रॉस बी से जो भी नया वेक्टर निकलेगा ना, वो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इनफैक्ट वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी है, हमेशा होगा ये, एवरी टाइम, हमेशा होगा ये, हमेशा। ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर निकलेगा वो वेक्टर, मतलब ये जो भी वेक्टर निकलेगा ना, ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब याद रख लो इस बात को, क्या है बेटा,
बात यह है कि ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो जो भी नया वेक्टर निकलता है वो वेक्टर ए और बी के प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, यानी कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एन कैप जो होता है ना, एन कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस मतलब ए एंड बी। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, एक बढ़िया सा नोट डाल लो। ठीक है, नोट में लिख लीजिए बेटा, वैसे मैंने शायद लिखवाया हुआ है आप लोगों को कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर, ये तो पता है सर यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, तो हमें एन कैप निकालना है। एन कैप के लिए हमें इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं क्रॉस का, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ए क्रॉस भी निकालते हैं। ए क्रॉस भी कैसे निकलेगा भाई? अरे वही यार, आई कैप जे कैप। अगर के कैप नहीं दे रखा है तो के कैप वाली रो को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आई और जे है। के जगह 0 0 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई और जे से काम चल जाएगा। क्या चल जाएगा? ले तू मानता है के कैप तो के कैप भी लिख ले। के कैप आएगा नहीं, वैसे आ जाएगा तो ठीक है। चलो कितना आया? 3 4 3 4। के का तो 0 है, के कैप था ही नहीं इसमें, और यहाँ पे -3 और 7 और 0। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक, रुकना जरा, रुकना। हाँ, के कैप भी लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो आई कैप का डब्बा, जे कैप का डब्बा, के कैप का डब्बा, डब्बे बनाते चलो बस। माइनस जे कैप का डब्बा प्लस के कैप का डब्बा, यही तो होगा भाई। इसको खा जाओ, 0 - 0 मतलब सॉरी, जब आई और जे दे रखे हैं तो शायद अपना जो आई और जे है वो 0 आएगा, के कैप में आंसर आएगा। कैसे आएगा भी देख लेना। देख 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 खा गए तो 0 - 0, तो 0 - 0 माइनस जे कैप, सेम काम जे कैप में होगा, मतलब सिर्फ के कैप में आंसर आएगा। ठीक है, इसको खा जाओ, मतलब आई और जे में दे रखा है तो भी के कैप लिख लेना, क्योंकि वो क्रॉस करना पड़ेगा नहीं तो हमको, तो हमें हमेशा के कैप के साथ ही रखना है। या तो मैं क्रॉस करूं डायरेक्ट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, आई डॉट आई, जे डॉट मतलब आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ऐसा। उससे बेटर है कि के कैप लिख ही लेना 0 0। ठीक है, उस तरीके पे नहीं जाते हैं, सीधा सीधा अपना जैसा लगता है। अगर के कैप नहीं दे रखा तो भी 0 0 लिख लेना, इसका मतलब ये है। अच्छा, जे कैप का डब्बा भरना है 0 - 0 अगेन। अब के कैप का डब्बा भरना है तो सिर्फ के कैप में आंसर आएगा। ठीक है मेरा भाई, कितना? 21 - 12, 21 - -12, तो ये आ गया अपने पास में जो ए क्रॉस बी आया, ए क्रॉस बी वेक्टर आया, वो आ गया अपने पास में बेटा 32 33 34 है ना, सॉरी 33, 21 और 10 31 और 2 33 आई कैप। ठीक है, तो एन वेक्टर की, एन कैप की वैल्यू आ गई भाई। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है? 33 आई कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 33 है। अरे 33 आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 33 है भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं है? 33 आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 33 है। अरे ए क्रॉस बी से एक वेक्टर निकला जो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 33 से डिवाइड किया तो एन कैप की वैल्यू आ गया आई कैप। और ये बात पक्की है कि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही आना था, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, सारी कहानी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, है ना। नोट करते चलो बेटा सारी चीजों को, मेरे हिसाब से कहानी आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी ऑलरेडी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलो भाई आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए एंड बी। अब देखो यार, हमें एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से पता है। क्या पता है? अगर हमको एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का हुज एडजेसेंट साइड आर फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
पैरेललोग्राम का एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हमको उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। तो हमें सबसे पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत आसान चीज है, फटाफट बिना सोचे बिना समझे अपन ने क्या किया, ए क्रॉस बी फाइंड करने की कोशिश की, आई कैप जे कैप एंड के कैप, राइट। अच्छा, आई कैप का कोफिशिएंट ए में कितना है 1 -3 और 1, ठीक है। बी में 2 -1 एंड 3, ठीक है। अब आई का डब्बा, जे का डब्बा माइनस और प्लस के का डब्बा। आई की रो और कॉलम को खा जाओ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसको खा जाओ, इसको खा जाओ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1। जे का रो और कॉलम खा जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2। के कैप में ये और ये खा जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, तो -6। तो जो भी वेक्टर ए क्रॉस बी आया अपने पास वो आया -9 + 1 यानी कि -8 आई कैप, ये हो गया माइनस जे कैप क्योंकि 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +6 - 1 +5 के कैप, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना ए क्रॉस बी का, वही है पैरेललोग्राम का एरिया, यही तो सिखाया था। अरे जो भी एडजेसेंट साइड का क्रॉस करने से, अगर एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर फॉर्म में हमको दिया हुआ है, अगर किसी भी दो वेक्टर्स की एडजेसेंट साइड को हमको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सुनना जरा ध्यान से, और एडजेसेंट साइड थी वेक्टर फॉर्म में दे रखी, ठीक है भाई, उनका क्रॉस करना है और उनका मैग्नीट्यूड लिख देना, हो गया काम बस। तो मैग्नीट्यूड लिख दो अब इसका, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो -8 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये हो जाएगा अंडर रूट में 64 + 1 + 25, ठीक है। ये होगा 65 25 85 और ये अंडर रूट 90 यूनिट, ठीक है भाई। अरे ठीक है क्या, क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की कहानी, एकदम बढ़िया से, ठीक, अच्छे से क्लियर है ना। चलो नोट करो भाई, फटाफट नोट कर लिया सभी ने। चलो भाई, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उस क्वेश्चन में देखो अपन को दिया गया है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 50 एंड 100 न्यूटन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड हमको दे रखे हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल भी पता है हमें कितना है, 60 डिग्री। अब यार क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का साइन, ठीक है। ए बी साइन थीटा ये तो होता है। मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन तो पूछी ही नहीं। तो भैया ए की वैल्यू है 50 न्यूटन, बी की वैल्यू है 100 न्यूटन और साइन में रख दिया 60 क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, राइट। तो 50 × 100 × √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये बेटा अपना 25 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, तो आएगा 2500 √3 न्यूटन। ये तो आया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर डॉट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डॉट तो वैसे होता ही मैग्नीट्यूड है भाई। अरे डॉट तो होता ही मैग्नीट्यूड है। क्यों मैग्नीट्यूड होता है डॉट, क्योंकि बेटा स्केलर निकलता डॉट प्रोडक्ट से, जो रिजल्ट निकलता, राइट। तो हमने कहा ए डॉट बी, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या है भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का कॉस। 25 100 और कॉस 60, ये आ गया 25 नहीं यार 50 है इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये आ गया 50 × 100 × 1/2, cos 60 is 1/2। अगेन 25 टाइम्स कैंसल आउट हुआ तो ये आ गया 2500 न्यूटन, ठीक है।
तो ये बेसिक बेसिक सवाल थे जो हमने इस क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। अब काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल मांग रहे थे, तो मैंने कुछ सवाल आप लोगों को डिस्कस करवा दिए हैं, कुछ सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सो दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क, राइट। 3-4 क्वेश्चन है, इनको आप सभी लोगों को होमवर्क के फॉर्म में करना है और कमेंट्स में इनका आंसर जरूर बताना। मैं कंफर्म करूंगा कमेंट में आप लोगों को कि आपका आंसर सही है या गलत है। जो बच्चे सही आंसर देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आई मे गिव देम अ शाउट आउट कि हाँ भाई तुमने सही आंसर दिया है। 2 वेक्टर है, बोला गया कि यूनिट वेक्टर ऑफ a माइनस बी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है कि किसी गिवन वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का भाग दे दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। अब हमको बोला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, उस नए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का भाग देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब 2 वेक्टर दिए हुए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर पूछा है या सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है। इसका मतलब यह कि आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है, आई कैप में से आई कैप, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप को घटाना है। ऐसा करने से आपके पास एक नया वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब उसमें उसी के मैग्नीट्यूड का भाग दे देना, आपके पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो द थ्योरी इज क्वाइट क्लियर टू यू। सवाल कैसे करना है? अच्छा, वाई एक्सिस पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना भाई, ये भी आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क में करने वाले सवालों पे मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए ताकि आपको फील हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। एक वेक्टर है, उस वेक्टर का आपको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है भाई, ठीक है। हां, करना कैसे बता देता हूं। 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, तो ये एक वेक्टर है जो देखो आई और के का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 4 यूनिट जेड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है वेक्टर, ऐसा कुछ है। इसका प्रोजेक्शन लेना वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो देखते हैं आप लोग निकाल पाते हैं या नहीं। प्रोजेक्शन कैसे निकलता है पता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। भाई वाई जो एक्सिस है उसको हम जे कैप बोल सकते हैं, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है। पता आप सभी लोगों को कैसे निकालते हैं, पता है ना कैसे निकालते हैं बस। उसके अलावा भाई अपने को एक और सवाल दिया गया है, ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, ये नहीं होते हैं मेरे को बताएं, ठीक है, फिर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे इन सवालों के डिस्कशन का। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका आखिरी क्वेश्चन होगा वेक्टर्स का। नहीं होते अगर ये क्वेश्चंस तो जरूर बताइए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इनका सॉल्यूशन आप तक पहुंच पाए, राइट। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली क्लास में, विच विल बी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है, हालांकि उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, बट ठीक है। फिजिक्स को समझने के यूनिट और डायमेंशन और मेजरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट की यूनिट्स और थोड़ा बेसिक्स को कवर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करेंगे, है ना, और काफी सारी चीजें एक ही क्लास में अपनी हो जाएंगी, राइट। उसके बाद हम लोग अपना पूरा चैप्टर खत्म करके घुसेंगे मोशन में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ ले जेई पर। और अगर आप सभी लोगों में से जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्लास को या इस वीडियो को और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलेगा आपको जेई मेन और एडवांस का ऑसम कंटेंट, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो गाइडेंस का हो, चाहे वो मोटिवेशन का हो, चाहे वो फन एलिमेंट हो, हर चीज टॉप क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब this channel before you leave. Thank you so much.